सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। नॉलेज जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं कमल किशोर, नॉलेज जंक्शन में हिंदी मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप जानते होंगे जो कनिष्ठ अभियंता का जो पेपर है, उसमें जो पहला पेपर है उसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। तो उनमें से जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, हमारे हेड मेंटर श्री सौरभ उप्रेती सर द्वारा प्रेषित किया गया है आपको। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक भेजा है, तो आप उसके माध्यम से उससे जुड़ सकते हैं। और हिंदी मैं स्वयं आपको हिंदी से अवगत कराऊंगा। और आने वाले समय में आप नॉलेज जंक्शन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर जूम मीट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश की सर द्वारा और उसकी डिटेल, इसकी जानकारी पूरी सर द्वारा प्रेषित की गई है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम हिंदी के ही बारे में जानेंगे, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और आने वाली कक्षाओं में जो अध्ययन करेंगे उसकी एक डिटेल, उसका एक ब्रीफ डिस्कशन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं जो जेई का पेपर है, जो कनिष्ठ अभियंता का पेपर है, उसमें 10 यूनिट हैं और कुल 100 अंकों का पेपर है। ठीक है, कुल 100 अंकों का पेपर है। उसमें 100 अंकों में से 10 यूनिटें हैं। 10 यूनिट में अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। जिसमें पहली यूनिट है वर्ण संरचना। वर्ण संरचना में 10 अंक है। ठीक, अंक सामने निर्धारित किए गए हैं। वर्ण संरचना में कुल 10 अंकों का है। उसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन, स्वर और स्वर के भेद, स्वर का अध्ययन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्पर्श और व्यंजन का अध्ययन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, एक और होता है आगत व्यंजन कौन से होते हैं। तो इनका हम अध्ययन आने वाली क्लासेस में करेंगे। और वैसे ही स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है, मात्राओं के आधार पर। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ऐसे करके हम उनका अध्ययन करेंगे। जीव के आधार पर, जीव के अग्र भाग के आधार पर, मध्य भाग, पश्च भाग, कहाँ से स्वरों का उद्गम होता है, हम इसको भाषा विज्ञान के आधार पर हम आने वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। आप हमसे जुड़िए और जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें जूम मीट के माध्यम से आप फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो आने वाले दिनों में आप फ्री क्लासेस का भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी में अगली जो यूनिट है वो है वर्तनी शोधन। वर्तनी शोधन भी हमारी 10 अंकों की है। वर्तनी शोधन में वर्तनी अर्थात लिखने की रीति। ठीक है, वर्तनी अर्थात लिखने की रीति, जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है और उर्दू अरबी फारसी में क्या कहा जाता है, हिज्जे कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तनी शोधन, अब वर्तनी शोधन कैसे कैसे हो सकती है। कुछ अक्षरगत हो सकती है उसमें। ठीक है, अक्षरगत जैसे क्षत्रिय को क्षत्रिय कह देते हैं लोग, तो उसका कहाँ कहाँ पे अशुद्धियाँ होती हैं और कहाँ कहाँ पे उनको कैसे शुद्ध किया जा सकता है, हम उसको आने वाली कक्षाओं में उनका अध्ययन करेंगे। और एक अक्षरगत विशेषता हो गई और एक संयुक्ताक्षर संबंधी। संयुक्ताक्षर हिंदी वैसे 4 होते हैं, लेकिन हिंदी में हम मूल रूप से 3 ही मानते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, और अगली जो यूनिट है इसी में वो है मात्रा संबंधी। मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो इनसे मात्रा संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं उनका हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, नासिक के वर्ण जो होते हैं, उनका हम इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और एक और इसी में यूनिट में मैं देख रहा था कि कुछ विराम चिन्ह होते हैं, जो हमारे कुल हिंदी में विराम चिन्ह होते हैं, उनका भी हम कहाँ कहाँ पे विराम, कितना रुकना चाहिए, कितना कैसे उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, हम उनका इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जो अगली यूनिट है वो है शब्द रचना। शब्द रचना और जो एक चौथी यूनिट है इसी में, इसी की जो चौथी यूनिट है वो है शब्द रचना, और इसी की जो चौथी यूनिट है वो है शब्द भेद। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है शब्द रचना, शब्द रचना तीसरी यूनिट है और जो चौथी यूनिट है वो है शब्द भेद। शब्द रचना और शब्द भेद ये दोनों लगभग एक समान
चैप्टर हैं, तो इनमें शब्द रचना कैसे होती है, मूल शब्दों में जब शब्द रचना कैसे होती है, मूल शब्द होते हैं, जो मूल धातुएं या मूल शब्द हैं, उनमें प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर जो एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, वो क्या है, शब्द रचना है। ठीक है, अब वो कैसे कैसे होती है, और एक चीज तो ये है शब्द रचना हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज और है, वो क्या है, शब्द रचना जिसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, और कैसे कैसे हो सकती है, संधि के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण हो सकता है, समास के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण हो सकता है। तो ये कहाँ कहाँ से शब्दों का निर्माण होता है, उसका हम आने वाली क्लासेस में अध्ययन करेंगे। जैसे क्या है, उत्पत्ति के आधार पर कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, रूप के आधार पर कैसे हो रहा है, व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर कैसे कैसे होता है, इनका हम आने वाली क्लासेस में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो जो अगली यूनिट है वो, जैसे मैंने क्या बताया था, संधि और समास, जो तीसरी और चौथी यूनिट है वो हमारी लगभग समान है। ठीक है, चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में क्या है, शब्द के भेद। मैंने अभी बताया था शब्द के भेद में क्या है, शब्द के भेद में वही है, रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, कैसे उनका शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं, हम इसका आने वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, ठीक, इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश शब्द कौन कौन से होते हैं, ये हम पूरी जानकारी इनके बारे में प्राप्त करेंगे। और एक बार मैं पुनः आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारी तीसरी और चौथी यूनिट है, ये सबसे अधिक अंक दिलाने वाली यूनिट है, और ये दोनों यूनिट लगभग एक समान है। ठीक है, इन दोनों में शब्द रचना कैसी होती है और उनमें क्या अंतर है, ये हम जानेंगे। तो इसमें दोनों यूनिट में 20-20 अंक की हैं, यानी कि दोनों यूनिट 40 अंक हमें दिलाएंगी। तो ये हमें गहराई से इनका अध्ययन करना है। ठीक, और जो अगली यूनिट है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना पड़ेगा। तो उसमें आपको एग्जामिनर जो है आपको दो तरीके से समझना चाहेगा। ठीक है, वो दो तरीके से जानकारी प्राप्त करना चाहेगा। एक, आपको ज्ञान के माध्यम से आपका ज्ञान कितना है उस क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र में आपका ज्ञान कितना है वो जानना चाहेगा, और एक उसका भावार्थ समझ में आया है वो जानना पड़ेगा। यानी कि व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी दे सकता है, और आपको ज्ञान संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर लेना चाहता है। जैसे पहले वाक्य में देखिए, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महान क्या है, कवयित्री हैं, कवियत्री हैं, जो भी हैं, आपको इनमें से एक फील करना होगा। ठीक है, इसमें क्या जानना चाह रहा है, वो ज्ञान नहीं जानना चाह रहा है। ठीक है, आपको पता है कि वो लेखिका तो है ही, कवियत्री तो है ही, अब वो ये जानना चाह रहा है कि आपको व्याकरण संबंधी अशुद्धियां कितनी आती है, व्याकरण संबंधी शुद्धियां आप कितनी करेक्शन कर पाते हैं, वो जानना चाह रहा है। ठीक है, ज्ञान से तो कोई संबंध नहीं है, इसमें क्या जानना चाह रहा है, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां जानना चाह रहा है। एक अगला है रामचरितमानस, एक है, क्या है, इसमें क्या है, आपको ज्ञान जानना चाह रहे हैं कि आपको पता है या नहीं, रामचरितमानस क्या है, आप जानते हैं या नहीं, उस संबंध में वो जानना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों आपको दो क्वेश्चन ऐसे रख दिए हैं यहाँ पे। तो इनके बारे में ऐसे ही नहीं, और इनके कई अन्य भी पार्ट हैं, उनको हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक, आइए, जो अगली यूनिट है वो है काव्य रचना, वाक्य रचना। वाक्य रचना में वाक्य रचना क्या होती है, वाक्य किसे कहते हैं, यानी कि ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे, वो क्या है, वाक्य है। यानी कि ये दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो अपने आप में एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे, वो क्या है, वाक्य, वो क्या है, वाक्य रचना है। ठीक है, अब वाक्य की क्या क्या अंग हैं, ये हम इसके अंतर्गत करेंगे। वाक्य के अंग क्या क्या है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इंग्लिश की जानकारी सर द्वारा दी जाएगी, और उसी को हिंदी में रूबरू आपको मैं स्वयं करवाऊंगा। ठीक है, तो वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर अलग अलग होते हैं, रचना के आधार पर अलग अलग होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक हो गया। अब जो अगली यूनिट है वो है वाक्य शोधन। मैंने बताया था, पहले हम वाक्य जानने की कोशिश करेंगे, वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो कितना व्यवस्थित क्रम, सिलेबस कितना व्यवस्थित क्रम से है, वर्ण है, फिर शब्द है, फिर उनका वाक्य है। ठीक है, एक बीच में पद आ जाता है, वो भाव की वो अलग है, लेकिन जो व्यवस्थित क्रम है
वर्ण सबसे छोटी यूनिट हो गई, फिर उससे शब्द, वर्णों के मिल से शब्द बना, शब्दों की मिल से, शब्दों की मिल से क्या बना, हमारा वाक्य बना। व्यवस्थित क्रम बना रखा है, इसलिए सिलेबस बहुत रोचक है। तो आप इससे और अधिक जानकारी इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ने के लिए हमसे जुड़े, और ऑनलाइन घर बैठे आप इस प्लेटफॉर्म का आप आनंद ले सकते हैं। ठीक, तो वाक्य रचना, वाक्य शोधन में हम इनका अध्ययन करेंगे। कुछ अशुद्ध वाक्य दिए रहेंगे आपको, उनको शुद्ध करना, आपको उनको व्यवस्थित और शुद्ध करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैसे हो सकता है, उनमें भावार्थ की दृष्टि से अशुद्ध हो सकते हैं, और उनको वो व्याकरण की दृष्टि से भी वो अशुद्ध हो सकते हैं, तो हमें उनमें शोधन करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाक्य है, मेले में अनेकों दुकानें लगी थी। वैसे तो जनरली ये शुद्ध है, बट व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द अशुद्ध है। क्या, अनेकों। अनेकों शब्द हमेशा, अनेक शब्द एक वचन में ही, हमेशा अनेक शब्द बहुवचन के लिए भी वही प्रयोग होता है और एक वचन के लिए, इसका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे, अब मेले में अनेकों दुकानें नहीं, बल्कि क्या होगा, मेले में अनेक दुकानें लगी थी। ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो गया। अब अगला जो है वो है शब्द शुद्धिकरण। ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण हमने पढ़ लिया। अब जो अगली यूनिट है वो है शब्द शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण हमने देख लिया, शब्द कैसे बनते हैं। अब शब्दों का कैसे शुद्धिकरण किया जा सकता है उनका। ठीक है, इसमें कैसे कैसे मात्राओं संबंधी कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं, या फिर क्या, जो मात्राओं संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं, या फिर वर्णों संबंधी अशुद्धियां हो सकती है। जैसे पहला वाक्य है, मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, मिष्ठान। मिष्ठान नहीं होकर के क्या होता है, मिष्टान होता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मिष्ठान ले लिया या नहीं। तो ऐसे करके हम क्या कहते हैं, जनरली शब्दों को तोड़ मरोड़ करके उनको बिगाड़ देते हैं। तो उनको एग्जामिनर वही पूछता है जो हम जनरल में, जो हम जन सामान्य में हम प्रयोग में लाते हैं। विषाद, विषाद में क्या है कि हम दंत स्व का आजकल जनरली प्रयोग कर देता है आदमी। ठीक है, वो तो कुछ आदमी तो पढ़े लिखे होते भी है, हमेशा आप देखेंगे कि दंत स्व का ही प्रयोग चल रहा है हमेशा। तो उनको कैसे कैसे जो हम डेली प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द हैं, उनमें कहाँ कहाँ पर अशुद्धियां कर रहे होते हैं, तो उनका हम इस चैप्टर के माध्यम से उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली यूनिट है, बहुत रोचक यूनिट है, वो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और उनका प्रयोग हम घर में भी विशेष रूप से करते आए हैं। तो क्या है वो, लोकोक्ति या मुहावरे। लोकोक्ति क्या होती है, मुहावरे क्या होती हैं, क्यों लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण है, क्यों मुहावरे अपने आप में अपूर्ण है, इनकी जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक, और कौन कौन से आजकल जो ट्रेंड में बन चुके हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो अंतिम यूनिट है वो है अपठित गद्यांश। इसके अंतर्गत आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको 10 प्रश्नों के उत्तर लगवाने के लिए पूछ सकता है। तो 10 प्रश्नों में से 6 या 7 ऐसे हैं जो व्याकरण की दृष्टि से आपसे पूछ रहा है, उनका भावार्थ पूछ रहा है, या फिर उनके विपरीतार्थी पूछ दे रहा है, या फिर उनसे संबंधित जो पर्यायवाची हैं उनको पूछ दे रहा है। तो व्याकरण संबंधी 6 या 7 क्वेश्चन एक ही प्रश्न, एक ही गद्यांश में से आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन जैसे उसका उपयुक्त शीर्षक है, या फिर उस पैराग्राफ से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से पूछ रहे हैं। तो हमें इसके लिए भी, अपठित गद्यांश के लिए भी हमें व्याकरण की दृष्टि से मजबूत होना जरूरी है। तो साथियों, आप इस कनिष्ठ अभियंता के पेपर के लिए, आप एडवांस तैयारी के लिए हमसे जुड़ें और घर बैठे ऑनलाइन क्लास का आनंद ले सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर स्क्रीन में जो नंबर दिए हैं आप उनके माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, कुछ 2 या 3 दिन के लिए हमारी डेमो क्लासेस के लिए आप जुड़ सकते हैं, तो और लाइव क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज जंक्शन आपका पुनः स्वागत करता है अपने इस मंच पर। तब तक के लिए धन्यवाद।